बस 12 सेकंड और उतने ही वक्त में ना इतिहास की धारा पूरी तरह बदल गई। उतने से वक्त में जमीन पर चलने वाला इंसान हमेशा के लिए आसमान का हिस्सा बन गया। तो ये दो भाइयों की कहानी है, विल्बर और ऑरवेल। एक ऐसी कहानी जिसमें ना तो कोई बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और ना ही कोई बहुत हाईटेक लैब। एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी उनकी, लेकिन उसी साधारण सी दुकान से उन्होंने उड़ान का वो सपना सच कर दिया जो इंसान न जाने कितनी सदियों से देख रहा था। जो क्रांति थी वो उन दोनों भाइयों की सोच के अंदर हो रही थी। उन्होंने एविएशन की इस पहेली को बिल्कुल नए नजरिए से देखा, ऐसे नजरिए से जिसे उस वक्त के सबसे महान और अमीर वैज्ञानिक भी नहीं देख पा रहे थे। बात उठाते हैं 1878 से। एक छोटा सा रबर बैंड से चलने वाला खिलौना हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा। हाँ, एक बहुत ही साधारण सा फ्रेंच खिलौना था वो। लेकिन उस उड़ते हुए खिलौने ने उन भाइयों के दिमाग में एक ऐसा सवाल डाल दिया कि क्या इंसान भी इस तरह हवा में तैर सकता है? और यहीं से उनकी तकनीकी यात्रा की जमीन तैयार होती है। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का रुख नहीं किया। उन्होंने पहले प्रिंटिंग प्रेस चलाई और फिर अपनी एक साइकिल की दुकान खोली, साइकिल कंपनी। और वहीं पर उन्होंने मैकेनिक का असली काम सीखा है ना, धातुओं को मोड़ना या मशीनरी को समझना। लेकिन एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये कि एक साइकिल की दुकान और हवा में उड़ने वाली मशीन, मतलब इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? पर जब आप गहराई में जाएंगे तो समझेंगे कि साइकिल चलाना सीखते वक्त एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। शुरू में सारा ध्यान पेडल मारने पर होता है, लेकिन असली चुनौती क्या होती है? यही कि चलते हुए दो पहियों पर बैलेंस कैसे बनाना है, यानी गिरना कैसे नहीं है। हाँ, बैलेंस बनाना यानी कंट्रोल सीखना। और यही नजरिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दौर में सैमुअल लैंगली या हायरम मैक्सिम जैसे बड़े वैज्ञानिक उड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका ध्यान सिर्फ ताकत पर था। मतलब वो बड़े बड़े भारी स्टीम इंजन बना रहे थे, ये सोचकर कि अगर पावर ज्यादा होगी तो मशीन अपने आप उड़ जाएगी। वो उड़ान को एक ऐसे तीर की तरह देख रहे थे जिसे बस जोर से हवा में फेंकना था, यानी जबरदस्ती हवा को चीरने वाली सोच, बिना ये सोचे कि हवा में जाने के बाद उसको संभाला कैसे जाएगा। लेकिन इन भाइयों का नजरिया साइकिल मैकेनिक वाला था। साइकिल खुद खड़ी नहीं रह सकती, वो अस्थिर होती है, उसको चलाने वाला बैलेंस करता है। उन्हें समझ आ गया कि उड़ने वाली मशीन को भी ऐसे ही हवा में कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसी बैलेंस को समझने के लिए वो किटी हॉक गए। वहाँ की हवाएं बहुत तेज थीं। हाँ, नॉर्थ कैरोलिना की वो हवाएं उनके ग्लाइडर्स के लिए एकदम परफेक्ट थी। और वहाँ की नरम रेत भी थी ताकि अगर क्रैश हो तो उन्हें चोट कम लगे। लेकिन क्रैश तो उनके बहुत ज्यादा हुए थे। 1900 और 1901 के बीच उन्होंने वहाँ अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए, पर सब फेल हो रहे थे। यहाँ तक कि एक बार तो विल्बर ने हताश होकर ये भी कह दिया था कि इंसान शायद अगले 1000 साल तक उड़ ही नहीं पाएगा। और उसके पीछे एक बड़ा तकनीकी कारण था। देखिए, वो उस वक्त के सबसे महान वैज्ञानिक ऑटो लिलियनथाल के डेटा और कैलकुलेशंस का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वो पूरे साइंस और मैथ्स के सटीक डेटा पर काम कर रहे थे तो उनके ग्लाइडर्स बार बार क्रैश क्यों हो रहे थे? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। साइंस सटीक होती है, पर क्या हो अगर वो बुनियादी डेटा ही गलत हो जिस पर पूरा साइंस टिका हो? राइट ब्रदर्स के बनाने में खोट नहीं था, प्रॉब्लम उस डेटा में थी जिसको पूरी दुनिया सच मान रही थी। ऑटो लिलियनथाल का जो कैलकुलेशन था, जिसे स्मीटन कोएफिशिएंट कहते हैं, हवा के दबाव के लिए, वो असल में गलत था। जिस नक्शे को देखकर वो मंजिल तक पहुंचना चाहते थे, वो नक्शा ही अंदर से गलत छपा हुआ था। और एक आम इंसान शायद यहाँ आकर हमेशा के लिए हार मान लेता, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय किसी और के डेटा पर आंख मूंदकर भरोसा करना छोड़ दिया। साइकिल की दुकान के पीछे एक विंड टनल यानी हवा की सुरंग बना डाली। ये कोई बहुत हाईटेक लैब नहीं थी, बस एक 6 फुट लंबा लकड़ी का डब्बा था और उसमें एक इंजन वाला पंखा लगा था जो लगातार हवा फेंकता था। एक विंड टनल साइकिल की दुकान में क्या जुगाड़ था! और उस लकड़ी के डब्बे के अंदर उन्होंने आरी के पुराने ब्लेड्स और साइकिल की तीलियों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सेंसिटिव तराजू बनाया। उसी जुगाड़ और दिमाग से उन्होंने धातु के छोटे छोटे पंख बनाए। उन पंखों को उस विंड टनल में रखकर उन्होंने हवा के दबाव और लिफ्ट का बिल्कुल नया और सटीक हिसाब लगाया। उन्होंने
महीनों तक करीब 200 अलग-अलग डिजाइन्स पर टेस्ट किए। तो उन्होंने खुद अपने एक्सपेरिमेंट से पुरानी गलतियां सुधारी और नए नियम बनाए। उसी से उन्हें वो 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम मिला। हवा में मशीन को बैलेंस करने के लिए 3 दिशाओं में कंट्रोल बहुत जरूरी था, पिच, रोल और यॉ। पिच तो वो हो गया कि मशीन की नाक को ऊपर या नीचे करना, जिसके लिए उन्होंने आगे एक एलिवेटर लगाया। और यॉ मतलब दाएं बाएं मुड़ना। रोल सबसे मुश्किल था। हवा के झोंके आने पर मशीन एक तरफ झुकती है और उसको वापस सीधा करके बैलेंस करना ही रोल है। और इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो तरीका निकाला उसको कहते हैं विंग वॉर्पिंग। विंग वॉर्पिंग, जैसे कोई बाज या चील आसमान में उड़ते हुए मुड़ता है तो वो पूरा नहीं घूमता, बस अपने पंखों के किनारों को हल्का सा मोड़ लेता है। उन्होंने ठीक यही नेचुरल टेक्निक अपनी मशीन में लगाई। पंखों का ढांचा थोड़ा लचीला रखा ताकि पायलट तारों को खींचकर पंख के एक सिरे को थोड़ा सा मोड़ सके, जिससे वहाँ हवा का दबाव बदलता और मशीन आसानी से उस दिशा में झुकने लगती। तो डेटा सुधर गया और 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम तैयार था। लेकिन अब मशीन को खुद की ताकत से आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन की जरूरत थी। हाँ, क्योंकि अब तक तो वो बस हवा में ग्लाइड कर रहे थे, पर उस वक्त के जो ऑटो इंजन्स थे वो तो कास्ट आयरन यानी लोहे के बने थे ना, वो तो बहुत भारी होते होंगे हवा में उड़ने के लिए। एकदम बेकार थे वो उड़ने के लिए। उन्हें एक ऐसा इंजन चाहिए था जो 200 पाउंड से कम वजन का हो और कम से कम 8 हॉर्स पावर की ताकत दे। जब किसी कंपनी ने ऐसा इंजन नहीं दिया तो एंट्री होती है इस कहानी के एक अनसंग हीरो की। उनके मैकेनिक चार्ली टेलर है ना। लोग इनको ज्यादा जानते नहीं है, पर जिस इंजन ने पहली बार इंसान को उड़ाया वो चार्ली ने ही बनाया था। मैंने पढ़ा है कि चार्ली ने साइकिल की दुकान वाली वर्कशॉप में बस 6 हफ्तों में एक बिल्कुल नया इंजन डिजाइन कर दिया था। और सबसे कमाल की बात, वजन कम करने के लिए उसने एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया था। 1903 में कास्ट एल्यूमिनियम का इंजन ब्लॉक बनाना, ये बहुत क्रांतिकारी कदम था। उस इंजन का वजन सिर्फ 152 पाउंड था और उसने 12 हॉर्स पावर की ताकत पैदा की, यानी जरूरत से भी ज्यादा ताकत। ये साबित करता है कि ये किसी अकेले इंसान का चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शानदार टीम वर्क था। अगर दिमाग और कंट्रोल भाइयों का था तो उसमें धड़कन डालने वाला चार्ली टेलर का एल्यूमिनियम इंजन। और फिर आता है वो दिन, 17 दिसंबर 1903 की ठंडी सुबह, किटी हॉक की वो हवाएं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच कर के कैसा लग रहा होगा उस वक्त। ऑरविल राइट उस भारी मशीन के निचले पंख पर लेटे हुए थे। इंजन स्टार्ट हुआ, प्रोपेलर घूमे और वो मशीन लकड़ी की पटरी पर दौड़ती हुई हवा में उठ गई। हाँ, वो पहली उड़ान 12 सेकंड की थी और उसने 120 फीट की दूरी तय की। उसी दिन 4 उड़ानें और हुईं। सबसे लंबी विल्बर ने भरी थी, 59 सेकंड की, जिसमें 852 फीट दूरी तय की गई। ये तो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा पल था। मशीन उड़ भी रही थी और पूरी तरह से कंट्रोल में थी। पर एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है कि जब ये सब हुआ तो दुनिया और अखबारों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके पीछे ना उस वक्त का माहौल बहुत जिम्मेदार था। बड़े बड़े नामचीन वैज्ञानिकों ने लिखकर यह साबित कर रखा था कि हवा से भारी चीज का उड़ना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। अच्छा, तो मतलब लोगों ने सोचा कि ये कोई मजाक है या फेक न्यूज छाप दी है किसी ने? हाँ, जब सच में उड़ान हुई तो लोगों का दिमाग इतने बड़े बदलाव को अचानक से स्वीकार ही नहीं कर पाया। सदियों पुराने जो उनके भरोसे थे उनके खिलाफ था ये सब। इसीलिए राइट ब्रदर्स को अपना सच साबित करने में और कई साल लग गए। सही बात है। फिर जब दुनिया ने मान भी लिया तो उनके सामने पेटेंट्स की अलग ही लड़ाइयाँ खड़ी हुई। अगर देखा जाए तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम ये समझते हैं कि क्रांति सिर्फ ताकत से नहीं आती। जब लोग भारी इंजन के पीछे भाग रहे थे तो इन साइकिल मैकेनिक्स ने बैलेंस और कंट्रोल पर फोकस किया। और जब पुराना ज्ञान गलत निकला तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद का नया विज्ञान बनाया। हवा से लड़ने के बजाय हवा के साथ बहना सीखा। राइट ब्रदर्स ने उस 3 एक्सिस सिस्टम से हवा और ग्रेविटी को तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल क्या था पता है? जमीन पर इस इंसानी दुनिया को कंट्रोल करना। यानी अपने पेटेंट्स और आइडियाज को कानूनी लड़ाइयों में बचाना है ना? हाँ, उनका बहुत सारा वक्त नए आविष्कार करने के बजाय कोर्ट कचहरियों में गुजर गया।
आशा है इस चर्चा ने आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।